सुनो जी, अब जल्दी निकलो ना स्टेशन के लिए। अरे अभी तो 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम है ट्रेन आने में। रिस्क मत लो जी, कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए या कार पंक्चर हो गई तो पता है ना क्या होगा। हाँ तुम सही कहती हो, मैं निकल ही जाता हूँ। हे भगवान, ये सोफे के पिलो किसने बिगाड़ दिए? दीदी आकर देख लेती तो। अरे मम्मी बस भी करो, सुबह से 4 बार पिलो जमा चुकी हो। अरे चुप कर तू। राहुल। हाँ मम्मी। जा, ये सारी लहसुन पड़ोस वाली आंटी को दिया। बुआ जी को अगर लहसुन की खुशबू भी आ गई ना तो कयामत आ जाएगी। ठीक है मम्मी। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग बुआ जी से इतना डरते क्यों हैं? अरे डरते नहीं बेटा, इज्जत करते हैं। तुम्हारे दादा दादी के बाद अब बुआ जी ही हमारे घर की बड़ी हैं। उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। बुआ जी का खौफ सिर्फ घर तक सीमित नहीं था, पड़ोस में भी फैला था। अरे राहुल बेटा, क्या हुआ? आंटी, मम्मी ने ये लहसुन भिजवाई है। अरे बाप रे, मतलब तुम्हारी मेरठ वाली बुआ जी आ रही हैं? हाँ आंटी, कुछ दिन तुम्हारे घर आना बंद। राहुल, प्रिया, बुआ जी के आते ही उनके पांव छूना। राहुल, तुम उनका बैग कमरे में ले जाना और प्रिया उन्हें पानी पिलाना। लेकिन ये पापा और बुआ जी अभी तक आए क्यों नहीं? वो बुआ जी हैं दीदी, उनके पहले उनकी आवाज घर में आ जाएगी। अमित, तू इतना बड़ा हो गया लेकिन नालायक ही रहा। जरा सी अकल नहीं है तुझमें। लो, आ गई बुआ जी और उनकी आवाज। मैंने कहा था ना। अरे चुप करो तुम दोनों। आइए दीदी। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम बुआ जी। ठीक है, जीते रहो। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना दीदी? ट्रेन में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन स्टेशन से घर आने में इस अमित ने बहुत तकलीफ दे दी। अब बस भी करिए ना दीदी, वो रिक्शा वाला रॉन्ग साइड से आया तो मैं क्या करता। अब क्या खड़ा ही रखोगे मुझे? मेहमान घर आए तो बिठाओ, चाय पानी पूछो। ये सारे संस्कार भूल गए लगते हैं सबके सब। आइए ना दीदी, बैठिए। प्रिया, पानी लाओ। ये लीजिए बुआ जी। इतनी बड़ी हो गई हो, अब तक संस्कार नहीं आए तुम में। मेहमान के आते ही बिना बोले पानी लाना चाहिए तुम्हें। आपके आते ही तो ले आई ना। बहस मत करो, जाओ दोनों मेरा सामान कमरे में रखो। बुआ जी के आते ही घर में टेंशन का माहौल बन गया था। वो किसी को ताना मारने का मौका नहीं छोड़ती थी। ये लीजिए दीदी, आपकी फेवरेट आलू गोभी की सब्जी। भूख लग लग के मर गई। इतनी देर क्यों लग गई खाना बनाने में? अरे दीदी, वो मैं सब्जी लाने में लेट हो गया ना, तुम्हारे लिए खास मंडी जाकर गोभी लाया हूँ। बड़ा एहसान कर दिया आपने तो। अरे दीदी, ऐसा क्यों कहती हो? चलो अब खाना खाओ। अरे ये क्या तरीका है खाने का? चम्मच तक पकड़ना नहीं सिखाया इसको। अब बच्चा है दीदी। इतना भी छोटा बच्चा नहीं है। लो बेटा, दूसरा चम्मच ले लो। मुझे नहीं खाना। राहुल गुस्से में उठकर चला गया, लेकिन हमारी बुआ जी तो चुप ही नहीं हो रही थी। अकड़ देखी बच्चे की। दोनों बच्चे हाथ से निकल रहे हैं अनीता, ध्यान दो इन पर जरा। जी दीदी, मैं समझा दूंगी। पहले समझाना चाहिए था। बुआ जी की जली कटी बातों से राहुल और प्रिया को बहुत बुरा लगा, लेकिन बुआ के सामने कोई बोले भी तो क्या। अरे अनीता, मुझे जरा शॉपिंग करनी है। ठीक है दीदी, मैं घर का काम निपटा लेती हूँ, फिर हम दोनों मार्केट चलेंगे। रहने दे, तेरा काम खत्म होते होते शाम हो जाएगी। मैं प्रिया को ही लेकर जाती हूँ। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। अरे रुक, आज कॉलेज रहने दे, मेरे साथ बाजार चल। सॉरी बुआ, लेकिन आज बहुत जरूरी लेक्चर है, आज कॉलेज नहीं छोड़ सकती। क्या खाक जरूरी? अरे ये कॉलेज वॉलेज छोड़, घर के काम सीख। पढ़ लिख के क्या करना है? शादी के बाद तो घर ही संभालना है ना। बुआ, मुझे पढ़ लिख के बहुत कुछ करना है, कुछ बनना है।
अरे जितना बनना था बन ली, अब दुल्हन बनने की तैयारी कर। अमित, अमित कहाँ मर गया? आया दीदी, क्या हुआ? अब प्रिया के हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। अभी इतनी जल्दी क्या है दीदी? तो क्या इसके पूरी तरह से हाथ से निकलने का इंतजार करता रहेगा? मतलब? मैंने इससे कहा कि आज कॉलेज मत जा, मुझे मार्केट ले चल, तो साफ मना कर दिया। बेटा रहने दो ना कॉलेज। लेकिन पापा मेरा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। देखा, तेरे सामने ही मुझसे जुबान लड़ा रही है। बुआ जी प्लीज, आप पापा को भड़काना बंद कीजिए। प्रिया, बुआ से तमीज से बात करो। लेकिन पापा। बस सॉरी बोलो बुआ को। मैं क्यों सॉरी बोलूं? उन्हें सॉरी कहना चाहिए। तो कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने की। प्रिया बेचारी रोते रोते अपने कमरे में चली गई। शाम को खाने के टेबल पर सब चुपचाप बैठे थे, लेकिन बुआ ने फिर से बात छेड़ दी। अमित, तू फरीदाबाद वाले मिश्रा जी को जानता है ना? हाँ दीदी, उनका क्या? उनका बेटा दिल्ली में अच्छी नौकरी करने लगा है, खुद का घर भी है, 2 गाड़ियां भी है। अपनी प्रिया खुश रहेगी वहाँ। लेकिन दीदी अभी तो ये पढ़ रही है। पढ़ाई तो जिंदगी भर खत्म नहीं होगी, लेकिन इससे अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलेगा। मेरी मानो तो सगाई कर दो, अगले साल कॉलेज पूरा होते ही शादी कर देना। ठीक है दीदी, तुम कहती हो तो बात करूंगा। लेकिन मुझे जॉब करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है पापा। पैरों पर खड़ा होने के चक्कर में बाप के माथे पर बैठी रहेगी क्या? औरत का काम है घर संभालना, परिवार की सेवा करना। ये नौकरी के सपने देखना छोड़ दे। बुआ, आपकी पुरानी सोच अपने पास ही रखिए। क्या कहा तूने? उसने कहा अपनी पुरानी सोच आप अपने पास ही रखिए। राहुल, प्रिया, तुम्हें समझाया था ना कि बड़ों से जुबान नहीं लड़ाते। आप बुआ को तो कुछ नहीं कहते, ये जब से आई है सबको परेशान कर रखा है। आप इन्हीं का साथ दे रहे हो। मेरा क्या, मेरे सपनों का क्या? डैडी आई सपने देखने वाली। अरे घर का काम काज देख। मैं आपसे बात नहीं कर रही, समझिए आप। इतनी जरा सी लड़की और इतनी लंबी जुबान। प्रिया, बहुत हुआ, मेरा हाथ उठ जाएगा अब। हाँ, यही बचा है ना आप। बुआ के चक्कर में आप मुझे मारेंगे। रोती हुई प्रिया अपने कमरे में चली गई। सुबह भी प्रिया अपने कमरे से बाहर नहीं आई। बुआ मन ही मन खुश थी कि इस बार प्रिया का रिश्ता पक्का करवा ही देगी। लेकिन तभी उनकी बेटी गीता का फोन आया। हेलो, कौन? अच्छा गीता दीदी, रुको बुआ को बुलाता हूँ। बुआ, गीता दीदी का फोन है। हेलो गीता, कैसी है बेटी? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ माँ। अरे क्या हुआ बेटा? 3 महीने पहले इनकी जॉब चली गई। क्या? जमाई जी की जॉब चली गई? तूने बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा जब सब ठीक हो जाएगा तब बता दूंगी, लेकिन हालात तो और बिगड़ते चले गए। किराया नहीं दिया तो मकान मालिक घर खाली करने को बोल रहा है। पिंटू की स्कूल की फीस नहीं भरी तो स्कूल वाले उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। अब तो राशन भरने के भी पैसे नहीं है, और ये सब आपकी वजह से। अरे मेरी वजह से कैसे? आपने मुझे पढ़ने क्यों नहीं दिया माँ? अगर मैं भी प्रिया की तरह कॉलेज जाती तो आज नौकरी कर रही होती, कम से कम अपने परिवार को संभाल तो पाती। आज मैं चाह के भी अपने पति और बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी गृहस्थी संभालने में फेल हो गई माँ। बुआ ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया और जोर जोर से प्रिया को बुलाने लगी। उनकी आवाज सुनकर पूरा परिवार वहाँ आ गया। क्या हुआ दीदी? रुको, प्रिया को आने दो। प्रिया, अरे बताओ तो दीदी। 2 मिनट रुक जाओ ना। क्या है? कमरे में क्या कर रही है? तो क्या करूं? क्या करूं मतलब? कॉलेज नहीं जाना क्या? बुआ की बात सुनकर किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या कहा आपने? कान खराब है क्या? कॉलेज नहीं जाएगी तो अच्छी नौकरी कैसे करेगी?
बुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा। सोच ठीक नहीं थी, वो आज ठीक हो गई। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ ये बाद में बताऊंगी, अभी वक्त नहीं है। अभी तो मैं प्रिया से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं गलत थी। अपनी पुरानी दकियानुसी सोच तुम सब पर थोप रही थी। और तू सही थी, लड़कियों को घर संभालने के लिए घर के काम से ज़्यादा पढ़ाई और नौकरी करना ज़रूरी है। अरे बुआ जी, आप मत माफी मांगिए। मांगने दे बेटा, बहुत गलत किया तेरे साथ। तू खूब पढ़ना। और अमित, खबरदार इसे पढ़ने से रोका तो। अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। तुम अपना ध्यान रखो और बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करो। और हाँ अनीता, अपनी पड़ोसन से अपनी लहसुन भी मंगवा लेना। हाँ, अरे दीदी। बुआ जी चली गई, लेकिन जाते जाते जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सीख गई। बेटियों को पढ़ाना लिखाना और काबिल बनाना है, ताकि वो जिंदगी के हर परेशानी का सामना कर सके। भगवान की दया से रमा देवी के घर अब हर चीज की सुख सुविधा थी। पति का व्यापार अच्छा था और लड़का भी सभी ऐब से दूर। रमा बहन अपने बेटी की शादी राधिका से करती है। राधिका के आते ही अरे कजरी, नीता, सुषमा, सभी नौकरानी रमा बहन के पास आ जाती है। आज से तुम लोगों को काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहू आ गई है और मैं भी घर में खाली ही रहती हूँ, तो अपना हिसाब करो और कल से आना मत। सभी कामवालियाँ वहाँ से चली जाती हैं कि तभी राधिका वहाँ आ जाती है। अरे माँ, मेरे कमरे में किसी ने चाय नहीं दी मुझे सुबह बैठी पीने की आदत है। अरे हाँ, बढ़िया आई बेड टी वाली। अरे यहाँ कोई नौकरानियों की फौज है जो तुम्हें तुम्हारे कमरे में चाय मिलेगी? हाँ है, तो मुझे पता है। और मेरे पिताजी को तो आप ही ने कहा था कि आप लोगों के घर में घर के सारे काम के लिए नौकर हैं, तभी तो उन्होंने मेरी शादी इस घर में की है। अरे अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। दरअसल मैं सारा दिन अकेली बैठी रहती हूँ, न कोई काम न धाम। अब ऊपर से तुम भी आ गई हो। दो दो औरतों के होते हुए भला घर के लोग नौकरानी के हाथ का खाना खाए, अच्छा नहीं लगता ना? हाँ माँ, ठीक है, मैं किचन में जाकर खाना बना लेती हूँ। आप ना तब तक घर की सारी सफाई कर लें। ये बोलकर राधिका किचन में चली जाती है। 2 घंटे बाद जब राधिका किचन से बाहर निकलती है तो देखती है सारा घर वैसे का वैसे ही गंदा पड़ा है। वो सास से कहती है, माँ जी, घर तो गंदा पड़ा है, आपने साफ नहीं किया? देख बहू, मेरे ज़माने में तो मेरे ससुराल का इतना बड़ा परिवार और मैं अकेली काम करने वाली, लेकिन मजाल है मैंने कभी अपनी सास को कहा हो काम करने के लिए। राधिका समझ जाती है कि उसकी सास काम नहीं करना चाहती है। वो बेचारी झाड़ू लेकर पूरा घर भी साफ कर लेती है। राधिका थक कर अपने कमरे में जाती है और अपने पति से कहती है, ए जी, जरा बताइए तो, मैंने तो सुना था कि आपके घर में बहुत सारी नौकरानियां हैं। कब से काम कर रही थी सब? यही कोई 12-13 साल से। जब से हमारा बिजनेस थोड़ा ठीक चलने लगा, माँ ने घर के सभी काम के लिए नौकरानियां लगा ली थी। पर क्यों, क्या हुआ? अच्छा जी, मतलब जैसे ही मैं घर पर आई आपकी माँ ने सारी नौकरानियों को निकाल दिया? हाँ, माँ बोल रही थी कि वो और तुम मिलकर घर का सारा काम कर लोगी। हाँ, पर मुझे कह रही थी कि उन्होंने कभी अपनी सास से काम नहीं करवाया, मतलब कि मैं भी ना करवाऊं। सुनिए जी, अगर घर सफाई के लिए किसी नौकरानी को जल्द ना रखा ना तो मायके चली जाऊंगी मैं। हाँ। पति बेचारा माँ के पास जाता है और राधिका की सारी बात माँ से करता है।
देख बेटा, ये तो आजकल की आई लड़कियों के चोचले, नहीं तो हम पूरे परिवार का खाना अकेले बनाते, पूरा घर गोबर से लीपते, चूल्हे पर बने बर्तनों की रगड़ रगड़ कर कालिख छुड़वाते। आजकल तो गैस में खाना बनता है, हल्का सा हाथ मारो तो साफ। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। पता नहीं राधिका को इतना सा काम करने में भी क्या दिक्कत है। पति राधिका के पास जाता है और उसे आश्वासन देता है कि वो जल्द ही कोई नौकरानी रख लेगा। थोड़े दिनों बाद राधिका की ननद उनके घर रहने आती है। अब राधिका सभी का खाना बनाती, पूरा घर साफ करती और दिन में जब सोने जाती तो उसकी सास उसे रोक लेती। अरे बहू, हमारे ज़माने में तो दिन में हम अचार पापड़ बनाते, घर के गेहूं साफ करते और बच्चों के कपड़े सिलते। चलो ज़रा देखो तो रसोई के किन किन डब्बों में कीड़े लग रहे हैं। तभी राधिका की ननद बोल पड़ती है, अरे भाभी, आपको तो सिर्फ 3 लोगों का काम करना पड़ता है और आपकी सास भी कितनी अच्छी है। मेरे घर की हालत देखिए, वहाँ तो इतना बड़ा परिवार है कि मैं तो काम करते 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 मर ही जाती हूँ। आपकी शादी तो बड़े घर में हुई है, क्या आपके घर में कोई नौकरानी नहीं है दीदी? ननद हड़बड़ाकर कहती है, हाँ है तो, लेकिन आप तो जानती है ना, अपने हाथ का काम अपने ही हाथ का होता है। राधिका को ननद की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सास से भी परेशान हो जाती है कि कैसे वो उसे सोने नहीं दे रही है। अंत में वो सास को सबक सिखाने की ठान लेती है और फिर अगली दोपहर राधिका गेहूं और चावल पूरे आंगन में फैला देती है और उसे साफ करने बैठ जाती है। पास ही उसकी सास और ननद भी बैठकर बातें करती हैं। मैं तो अपनी ननद से एक काम नहीं करवाती, वो तो जब घर में आती है मैं उसे रानी बना कर रखती हूँ। हाँ अरे हाँ, मैं भी कहाँ आपको कुछ करने को बोल रही हूँ दीदी। लेकिन जैसे ही राधिका चावल और गेहूं साफ करना शुरू करती है, वैसे ही चक्कर का नाटक करके गिर जाती है। किसी तरह उसकी सास और ननद उसे उसके कमरे में लिटा देती हैं। अब पूरे घर में फैले अनाज को दोनों माँ बेटी मिलकर साफ करती हैं, जिससे दोनों की कमर दर्द करने लगती है। शाम को सास राधिका के कमरे में जाती है। अरे राधिका, जरा रात के खाने की तैयारी तो कर ले। क्या माँ, मैं? अरे नहीं माँ जी, मेरे तो हाथ पैर ही कांप रहे हैं, मुझसे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। आप ना बाहर से खाना मंगवा लें। तभी राधिका का पति वहाँ आ जाता है। अरे नहीं, माँ और बहन 2-2 औरतें घर में हैं, तो खाना बाहर से क्यों आएगा? आज बहुत सालों के बाद माँ के हाथ का खाना खाने मिलेगा। बेचारी मरती क्या न करती। दोनों माँ बेटी चली जाती हैं किचन में काम करने। अगले दिन राधिका का पति अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं राधिका को डॉक्टर के पास ले गया था। वो कह रहे थे कि इसे एनीमिक की समस्या है और ये ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी, तो हो सके तो सब मिलकर ही काम कर लिया कीजिए। अरे नहीं, मैं काम वाम नहीं कर सकती, रुको, मैं सारी नौकरानियों को वापस बुला लेती हूँ। और सास सभी नौकरानियों को वापस काम पर रख लेती हैं। इस तरह राधिका और उसका पति सास को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि बहू घर की रानी होती है, ना कि नौकरानी। मधु की बहू निशा देखने में बहुत सुंदर थी। 4 भाइयों की इकलौती बहन निशा शादी के बाद ससुराल की हर एक बात अपनी माँ को बताती। अरे बिटिया रानी, जब से तू गई है घर तो सूना सूना सा लगता है, ना मन लगे ना दिल। क्यों, ये भाभियाँ क्या करती हैं सारा दिन जो तुम्हारा मन नहीं लगता माँ? अरे बेटी, वो तो बहुएं हैं, बहुएं, उनको तो मैं ज्यादा भाव ही नहीं देती, वरना सब सर पर ना चढ़ जाए। अरे तू तो मेरी बेटी है, बहुएं कभी बेटी बन सकती है भला? कभी नहीं बेटा। ओ मेरी प्यारी माँ। अच्छा माँ, चलो मैं बाद में बात करती हूँ, सास के खाने का वक्त हो गया है। जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बना दो, फिर आराम करूँगी, आज पीठ में बड़ा दर्द है। अरे रुक तो, पागल हो गई है क्या?
अरे गर्मा गर्म रोटी खिलाने की आदत ना डाल अपनी सास को, हमेशा के लिए आफत खड़ी कर देगी। अच्छा जरा 2 मिनट होल्ड करना। हाँ अरे नन्हे की दुल्हन, जरा जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बना, भूख के मारे मरी जा रही हूँ। हाँ बेटी, तो मैं ये बोल रही थी कि तेरी सास को ना ये गर्म रोटियों की आदत ना डाल, और कल से सुबह ही सबके रोटी बना कर रख दिया कर, और अपना भी ध्यान रखा कर बेटा। हाँ माँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। सच, आज तो पीठ में इतना दर्द है कि मन ही नहीं कर रहा। निशा फ़ोन रखकर किचन में जाती है और सास को खाना देती है। माँ, मैं कल से रोटियाँ सुबह ही बना दूंगी, मुझसे बिना वक्त के खाना नहीं बनता। अच्छा, ऐसे कैसे सुबह बना देगी? खाना नहीं बनता तो क्या बनता है? रहने दे, मुझे तो 2 रोटी खानी है, खुद ही बना कर खा लूंगी। अगले दिन निशा माँ से कहती है, अरे माँ, वाह 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 वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कल ही सास को बोला कि मैं सुबह ही रोटी बना दूंगी, तो मुझे कहने लगी 2 ही रोटी खानी है, गरम खुद ही बना लूंगी। माँ, मज़ा ही आ गया। अरे बोल उसे, 2 रोटी जब खुद की बनाए तो तेरे लिए भी 4 बना दे। हाय, मेरी बेटी ठंडी रोटी खाएगी क्या भला? माँ, तुम सच में कितनी प्यारी हो, कितना सोचती हो मेरे बारे में। काश हर सास माँ की तरह होती। अच्छा चल बेटा, रखती हूँ। देखूँ तो क्या कर रही है तेरी भाभियाँ। नजर रखनी जरूरी है, वरना घर को तो बेच ही दे। बेचने से याद आया माँ, कल ना मैंने बहुत ही प्यारी साड़ी खरीदी है, लेकिन सास ने मेरे थैले को खोलकर देखा और साड़ी उन्हें पसंद आ गई, तो फिर मैंने उन्हें ही दे दी। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है बेटा, ऐसे कैसे? तू क्या ला रही है, क्यों ला रही है? वो होती कौन है देखने वाली? अरे शॉपिंग कर, जम कर और सीधा अपने कमरे में जा और थैला अलमारी में रख दे। अच्छा जरा रुकना तो होल्ड करना। अरे अरे मुन्ने की बहू, कहाँ झोला ले अंदर जा रही है? दिखाना भी होता है सास को कि क्या क्या भर रही है अलमारी में। अरे कुछ नहीं माँ जी, बस गर्मियों के लिए कुछ साड़ियाँ लाई हूँ। मेरे पास हल्की साड़ी कम थी ना, तो भारी साड़ियाँ पहनी नहीं जाती है। अच्छा, थैला यहीं रख दे, अभी अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या क्या लाई है। हाँ निशा बेटी, तेरे लिए ना कुछ हल्की साड़ियाँ मंगवाई है, कल भिजवाती हूँ। कहाँ गर्मी में तू इतनी भारी भारी साड़ी पहनेगी? अरे माँ, मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं, रहने देना, रखूंगी कहाँ, अलमारी भरी पड़ी है। अरे चुप रहना, क्यों नहीं चाहिए, कल भिजवाती हूँ कल्लन से। धीरे धीरे दिन बीतता है और निशा की माँ उसके ससुराल की हर बात पर दखल अंदाजी करती है, और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब निशा का पारा सास पर वैसे ही फूटता है जैसे उसकी माँ ने उसे भरा होता है। बस अब मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकती। निशा का पति और सास दोनों उसके पास आ जाते हैं। क्यों क्यों नहीं रह सकती? वैसे तो जीना तूने हमारा नर्क कर रखा है, लेकिन फिर भी जरा पता तो चले कि मामला क्या है। अरे मैं तंग आ गई हूँ गुलामों की जिंदगी जीते जीते। अरे निशा, ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे कौन सी गुलामी करनी पड़ रही है तुम्हें यहाँ? निशा माँ के सिखाया अनुसार बोलती है। तुम्हें क्या पता, तुम तो सारा दिन ऑफिस में रहते हो, पीछे मेरे साथ क्या क्या बीतती है मैं ही जानती हूँ। अरे जरा हम भी तो जान ले क्या क्या बीतती है। देखो, मैं साफ कह दे रही हूँ, अब मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। जॉइंट? जॉइंट किसे कहती हो जानती हो? घूम फिर कर मेरे साथ मेरी माँ ही है, उसे भी अलग कर दूं? सॉरी निशा, मैं ये नहीं कर सकता। निशा सामान लेकर घर से निकलने लगती है। ठीक है, तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे अरे रुक जा बहू, मुझ बुढ़िया के कारण क्यों तुम अपना परिवार तोड़ रही हो? मैं ही चली जाती हूँ घर से। नहीं माँ नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर ये तुम्हारी शर्त है कि मैं माँ के साथ ना रहूं, तो मैं ये किसी भी हालत में नहीं करूँगा। निशा को अपना प्लान फेल होता दिखता है। वो सामान रखकर अंदर चली जाती है और माँ को फ़ोन करती है। माँ, तूने तो कहा था कि सामान देखते ही वैभव मेरे पैरों में गिरकर मुझे रोक लेगा और अपनी माँ को घर से निकाल देगा।
देखा, मैंने कहा था ना, अब तेरी सास का कहीं और ही ठिकाना होगा। तू तो अब उसके कमरे को अच्छा सा डिजाइनर गेस्ट रूम बनवा दे, और हाँ, अब घर में साड़ी पहनने की झंझट से भी बच जाएगी। वाह मेरी बेटी, वाह, कमाल कर दिया। अरे चुप हो जाओ माँ, और मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने तो कहा कि वो अपनी माँ को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। अरे चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। अभी तू अपना सामान उठा और सीधे मेरे घर आ जा, चल। नहीं माँ, मैं इनके बिना नहीं रह सकती हूँ। अरे तो फिर रोज जिंदगी भर। अरे तू यहाँ आ जाएगी तो मजाल है किसी की, नाक रगड़ कर ले जाएगा तुझे वो यहाँ से। और अगर नहीं आए तो माँ? अरे पहले तू आ तो सही। निशा बाहर जाती है और सामान उठाकर घर से निकलने ही वाली होती है कि वैभव बोल पड़ता है, रुको निशा। निशा खुश हो जाती है कि शायद वैभव को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर तुम इस घर से जा रही हो तो एक आखिरी बात सुन लो। वापस तभी आना जब इस घर की शर्तों को मानना हो, माँ का ख्याल रखना हो और उनकी इज्जत करनी हो, और घर को घर की तरह रखना हो। तुम कभी नहीं सुधर सकते। पैर पटकते सामान लेकर वो निकल जाती है। लेकिन क्या निशा की शर्तें पूरी होंगी? वो और उसकी माँ वैभव को उसकी माँ से अलग करने में कामयाब होंगी, या फिर होगी कोई उल्टी ही चाल? निशा अपने सामान के साथ मायके के दरवाजे में खड़ी हो जाती है, जहाँ सबसे पहले उसका सामना होता है अपनी छोटी भाभी से। आए हाय दीदी, ये क्या इतना बड़ा बैग? लग रहा है 2-4 महीने के लिए आई हो। क्यों? ये मेरा घर है। 2-4 महीनों के लिए आऊं या जिंदगी भर के लिए? आप कौन होती है पूछने वाली? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ आपको देखकर। अब आप आ गई हैं तो मैं चली मायके। दिन के खाने की जिम्मेदारी अब आपकी। तभी पीछे से निशा की माँ आ जाती है। ओहो, आ गई मेरी बच्ची, मेरी राजकुमारी। अरे कैसी हालत कर दी है ससुराल वालों ने, खाने को भी नहीं दिया लगता है तुझे। अरे ओ लल्लन की बहू, जल्दी से शुद्ध देशी घी का खाना बना कर ले आ निशा के लिए। माँ, उन लोगों ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। नहीं रोका? हे भगवान, अब ये ना बोल देना कि लड़ झगड़ कर आई हो। क्यों? अगर आई भी हूं तो आपको क्या? आप अपना काम करो ना। तभी लल्लन की बहू खाना लेकर निशा को देती है। देखिए दीदी, वैसे तो हम बड़े ही संस्कारी खानदान के हैं और ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, पर साफ साफ एक बात बताए देते हैं, यहाँ अपने ससुराल का रायता ना ही फैलाए। गर्मी बहुत है, दिमाग बड़ा गर्म रहता है हमारा। लल्लन की बहू, बस, बिल्कुल बस। मतलब हम कह रहे हैं कि पूरी तरह से बस। अरे क्या बस 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 लगा रखा है? देखिए, हम ना साफ साफ बता रहे हैं, वैसे ही घर पूरा गांव की तरह है। 4-4 लड़के, आपके, उनके बच्चे, उनकी बीवी, सहन कर कर के थके हम। लेकिन अब बेटी भी मायके में बैठ जाएगी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा, आज बड़ी जुबान चल रही है, क्या कर लोगी? अरे नहीं नहीं, बताओ साफ साफ क्या कर लोगी? यहीं रहेगी ये, और ये पूरा का पूरा घर हम इसी के नाम कर जाएंगे। मैं पूछती हूँ, कर क्या लोगी तुम? क्या बोल रही हो माँ? बेटी के नाम सारा घर? बस देख माँ, ये एक तो ससुराल का पूरा घर रखे और यहाँ का भी हिस्सा ना माँ ना। खैर, किसी तरह घर पर फैला ये रायता सिमटता है और निशा को अपनी माँ के साथ थोड़ा सा खाली समय मिलता है। माँ, ये भैया और भाभी को क्या हो गया है? अरे पता नहीं, वैसे तो मेरे सामने एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है। अरे माँ छोड़ो ना, तुम मुझे बताओ ना, मैं क्या करूँ? अब भाई भाभी का भी ये हाल है तो। अरे बिटिया, काहे चिंता करती हो? 2-4 दिन रुको, घुटनों के बल आएगा तुझे लेने। हाँ माँ, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे अपनी सास से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद के कपड़े धो लेती है, रोटी खुद की बना लेती है। मैं जो पहनूं, जहाँ जाऊँ, उस पर भी उनको कोई समस्या नहीं है। फिर तुम क्यों अलग करना चाहती हो उन्हें? अरे मेरी प्यारी बेटी, कितनी भोली है।
अरे वो चली जाएगी तो सीधा सीधा एक का खाना बच जाएगा। तू सबसे बड़ी हो जाएगी और फिर तेरा पति तेरी मुट्ठी में। पता नहीं माँ तेरी बात सही है या नहीं, पर ठीक है माँ, तुम गलत तो बोलोगी नहीं। अगले दिन निशा की माँ कहती है, अरे छट्टन की बहू, जरा गर्मा गर्म रोटी की थाली मेरे और निशा के लिए लगाना। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ कान में एयरफोन लगाए छुट्टन की बहू आ जाती है। दिल संभल जा जरा। अरे दिल को छोड़, पहले तू संभल जा जरा। अरे क्या हुआ? माँ बेटी बैठकर कौन सी सरकारी नीति पर काम कर रही हैं? जा जरा गर्मा गर्म रोटी लेकर आ, भूख लगी है मुझे और मेरी बेटी को। भाई समझा क्या है? नहीं नहीं, पागल लिखा है क्या हमारे माथे पर? तो ये भी बता दो। अरे भैया राजकुमारी हैं हम, तुमको दे दिया गर्मा गर्म रोटी क्योंकि माँ हमारी कहती थी सास है बूढ़ी है कर दो सेवा स्वर्ग मिलेगा। पर अब वहाँ मुझे कोई अप्सरा थोड़ी ना नचानी है जो सास के साथ ननद की भी सेवा करें। खुद जाकर बनाओ खाओ, और हाँ मेरे लिए भी रोटी बना देना, 12-13 रोटी बना देना। वो क्या है ना, भूख लगी है। दिल संभल जा जरा। सास देखती है कि भाभी की बात से निशा का चेहरा उतर गया है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, ये लोग तो है ही गवार, कोई संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। पता नहीं माँ क्या सिखाती है ऐसी बेटियों को। रुक, मैं लाती हूँ तेरे और मेरे लिए गर्मा गर्म खाना। माँ किचन में रोटी बनाती है। हे भगवान, इतनी गर्मी में कैसे कोई रोटी सेक सकता है। अभी तो निशा की भी 4 रोटी बनानी पड़ेगी। मैं भी ना अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी रानी की तरह, अब पता नहीं दामाद जी कब आएंगे। निशा खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन निशा रोते हुए किचन में जाती है जहाँ उसकी माँ उसका और अपना नाश्ता बना रही होती है। माँ, इनका न तो कोई फोन आया न तो कोई मैसेज। हाँ निशा, मैं भी यही सोच रही थी। कहाँ तो तेरे आने से पहले एसी वाले कमरे में ही सारा खाना नाश्ता मिल जाता था, अब तो गर्मी में पसीना जलाना पड़ रहा है। अरे मैं तो खाना बनाना भी भूल गई हूँ। तेरी भाभियाँ मुझे किचन में घुसने ही नहीं देती। घुसने नहीं देती या तुम घुसना ही नहीं चाहती? माँ, मेरी सास तो खुद की गरम रोटी के साथ मेरी भी रोटियाँ बना देती थी और कुछ नहीं बोलती, और एक तुम हो, 2 दिन रोटी क्या बनानी पड़ गई, परेशान हो गई। ये कहकर निशा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन निशा भाभी को कहती है, ये क्या पहन रखा है, किसी शादी में जा रही हैं क्या? देखिए भाभी, गर्मी है, ऐसे मौसम में मेरे जैसे सिंपल और लाइट साड़ियाँ पहननी चाहिए। भाभी को निशा की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। देखिए दीदी, मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी बोलिए। मैं ना अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी, लेकिन शादी के बाद तो लग रहा है कि बाल तक ठीक नहीं कर पाती हूँ। और रही बात साड़ी की, तो जो ये साड़ी आपने पहन रखी है ना, वो मेरी ही है। मैंने अपने लिए खरीदी थी, लेकिन माँ जी ने आपको दे दी। अब आप तो अपने भैया की कमाई जानती ही है ना। अरे बस बस, इतनी सी बात का इतना बखेड़ा। हाँ, तो अब आगे से ना बोलिएगा, वरना सुनना तो पड़ेगा ही। हाँ। ये कहकर भाभी वहाँ से चली जाती है। भाभी के जाने के बाद निशा सोच में पड़ जाती है। अपने घर में तो मेरी ऐश थी, ना कोई सुनाने वाला था ना कोई काम। माँ जी के भरोसे मैं कितना घूम आती थी। माँ जी मेरे लिए रोटी बनाती थी, लेकिन कभी एक शब्द नहीं सुनाया। मैं ये क्या कर बैठी, कहाँ आ गई मैं? मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। निशा वैभव को फ़ोन करती है। सुनिए जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरा असली घर मेरा ससुराल, और माँ मेरी सास ही है। आप जल्दी से आकर मुझे ले जाइए। निशा, तुम्हारे बिना घर भी सूना सा लग रहा है। मैं आज ही आ रहा हूँ, लो माँ से बात करो। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? उसे निशा कहते हैं।